हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो के अंदर डियर फ्रेंड्स हम आज इस वीडियो के अंदर 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोज में हमने 1858, 1861, 1892 और 1909 के अधिनियम को अच्छे से जान लिया था। हमने मार्ले मिंटो सुधार को भी जाना था। हम इस लेक्चर के अंदर भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में नाम से भी इसको जाना जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? देखिए, ये दोनों अलग अलग पर्सन है, एक अलग अलग आदमी है, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे इस समय, भारत के राज्य सचिव जो मॉन्टेग्यू थे, और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ये गवर्नर जनरल थे। मतलब इसको वायसराय कहा जाने लगा था बाद में, तो यानी कि ये वायसराय थे। ठीक है, ये वायसराय कहा जाने लगा था उस पिछले अधिनियम से जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और 1858 से। और वायसराय थे, ये भारत सचिव थे, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, इस अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर काफी कुछ सुधार किए गए। एक चीज इसमें गलत भी हुई, हम इस लेक्चर के अंदर सारी चीजों को जानेंगे। इसके अंदर साइमन आयोग भी आया था इस अधिनियम के बाद में, तो हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटेन के अंदर जो सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को ब्रिटिश भारत के अंदर, जो ब्रिटिश भारत के प्रशासन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को शामिल करना चाहते हैं। ब्रिटिश भारत में हम ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना चाहते हैं। हम स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं ताकि ब्रिटिश भारत के अंदर हम उत्तरदायित्व सरकार बना सकें। देखिए, जो सरकारें थी वो पहले अनउत्तरदायी थी, उत्तरदायित्व नहीं था उनका इतना, जो 1919 का अधिनियम से पहले। और इसके अंदर भी जो केंद्र की जो सरकार रही, इसके अंदर प्रांतीय जो सरकार थी वो तो उत्तरदायी बन गई, पर जो केंद्र की सरकार रही वो अभी भी अनउत्तरदायी रही, वो उत्तरदायी फिर भी नहीं बनी। पर इनका कहना था ब्रिटिश सरकार का कि हम इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश भारत के अंदर उत्तरदायित्व सरकार बनाना चाहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना चाहते हैं, हम स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं। और इसमें भविष्य के सुधारों का भी वर्णन किया गया। तो उसके बाद ये कहा कब गया था, और ये भविष्य के सुधारों का वर्णन कब किया गया था? ये किया गया था 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को कहा गया, और उसके बाद इसी तर्ज पर ये भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या कुछ हुआ देखिए। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या हुआ, इस अधिनियम के लाने के बाद में ये लागू 1921 में हुआ था। ये आया तो था भारत शासन अधिनियम 1919 में, पर इसको लागू 1921 में किया गया था। और 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। जो भारत के लोगों की जो इच्छा है उसके अनुसार ही भारत का संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर क्या कुछ किया गया हम इसके बारे में जानते हैं। इस अधिनियम के अंदर जो विषयों का विभाजन कर दिया गया, कुछ चीजों का विभाजन कर दिया गया। केंद्र सरकार को अलग शक्तियां दे दी गई, प्रांत सरकार को अलग शक्तियां दे दी गई, यानी कि दोनों की शक्तियों में भी विभाजन कर दिया गया, कुछ विषयों में भी विभाजन कर दिया गया। यानी कि जो प्रांतीय सरकार थी उनको उत्तरदायित्व दे दिया गया, वो उत्तरदायित्व सरकार उनकी बना दी गई। यानी जो प्रांतीय सरकार थी वो बजट अपना अलग से पेश कर सकती थी। पहले क्या होता था, पहले जो केंद्र का जो बजट था वही प्रांत सरकार का माना जाता था। अब प्रांतीय सरकार थी वो अलग से अपना बजट पेश कर सकती थी, उसे किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि उसे केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो बिना अनुमति के ही विधेयक पास कर सकती थी जो प्रांतीय सरकार थी। इसमें और शक्तियों का विभाजन भी कर दिया गया, जो केंद्र सरकार की ये शक्तियां रहेगी, और जैसे कि
विदेशी मामले हैं, रक्षा मामले हैं, ये सारे प्रांत सरकार के रहेंगे, सॉरी भारत सरकार के, यानी कि जो ब्रिटेन भारत की केंद्रीय सरकार के रहेंगे। और जो प्रांत प्रांत से जुड़े हैं, जो राज्यों से जुड़े हैं जो विषय, वो उन उन पर जो अधिकार है वो सारा का सारा प्रांत सरकार का रहेगा। उन पर अधिकार सारा प्रांत सरकार पर, यानी कि राज्य सरकार पर रहेगा। उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, परंतु फिर भी थोड़ी मोटी जो गवर्नर जनरल थे वो उनको कुछ अधिकार दिए गए कि कोई प्रांतीय जो विषय है, कुछ आरक्षित विषय है, उन पर वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अंदर क्या किया गया, एक इसके अंदर केंद्र सरकार की जो स्थापना थी, जो केंद्रीय परिषद थी, उसके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई। क्या कर दी गई, जो केंद्रीय परिषद के अंदर, यानी कि जो केंद्रीय सरकार थी, केंद्रीय जो संसद थी, उसके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, इसके अंदर यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब है कि इसके अंदर अलग अलग परिषदें बना दी गई। एक तो बना दी गई केंद्रीय विधान परिषद और एक बना दी गई राज्य परिषद। केंद्रीय विधान परिषद एक बना दी गई भाई, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, और एक बना दी गई राज्य परिषद। ठीक है, यानी कि ये केंद्रीय विधान परिषद को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं और राज्य परिषद को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। केंद्रीय जो विधान परिषद थी, इसके अंदर 145 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसके अंदर, 145 सदस्य थे भाई। जिन 145 सदस्य में से 145 सदस्य में से 104 तो निर्वाचित होते थे, 104 निर्वाचित होते थे, और जो बाकी जो बच गए, यानी कितने बच गए भाई, 41 आपके मनोनीत होते थे। मनोनीत कौन करता था, वायसराय। ठीक है, मनोनीत वायसराय करते थे। 41 मनोनीत होते थे, 104 निर्वाचित होते थे। ठीक है, और राज्य परिषद थी जो, यानी कि जो राज्यसभा थी, हम केंद्रीय विधानसभा, जो हम केंद्रीय परिषद की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हम एक बार प्रांत की बात नहीं कर रहे हैं, हम केंद्र की बात कर रहे हैं। जो केंद्र के अंदर जो केंद्रीय विधान परिषद थी, ये 104 इसके अंदर निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत होने लगे। ठीक है, और इसको हम आज लोकसभा के नाम से जानते हैं। और ये राज्य परिषद, ये राज्यसभा है, जिसके अंदर 60 सदस्य थे भाई। कितने सदस्य थे जिसके अंदर, 60 सदस्य थे। 60 में से 26 आपके मनोनीत होते थे और बाकी जितने बच गए वो सारे निर्वाचित होते थे। 26 मनोनीत होते थे और 34 आपके निर्वाचित होते थे। निर्वाचित कौन करता था, वो वही वायसराय करता था। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत जो पिछले अधिनियम के अंदर जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली पद्धति दे दी गई थी, जो पृथक निर्वाचक पद्धति दे दी गई थी, वो इसके अंदर और बढ़ा दी गई। करना तो ये था कि इस निर्वाचक पद्धति को, पृथक निर्वाचक पद्धति को खत्म कर दिया जाए। पृथक निर्वाचक पद्धति का मतलब कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग खड़े होते थे, जो निर्वाचित होते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं का था। और इसके अंदर क्या कर दिया गया, इस 1919 अधिनियम के अंतर्गत इसके अंदर जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को बढ़ा दिया गया। इसके अंदर सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों, इनके लिए भी अलग अलग पृथक निर्वाचक पद्धति बना दी गई। इनके लिए भी अलग अलग निर्वाचक पद्धति बना दी गई, यानी कि जो सिख थे उनको भी, जो सिख कैंडिडेट थे उनको भी सिख मतदाता वोट दे सकते थे, ईसाइयों को ईसाई वोट दे सकते थे। इस तरह इनके लिए भी अलग अलग कर दी गई। कौन कौन को, सिखों को, ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों। ठीक है, इनको। अच्छा, और इसके अंदर इतना ही। और आगे हम प्रांत की बात करते हैं अब। अच्छा, ये फोटो आ गई आपकी स्क्रीन पर, आप देख लीजिए इसको, ये नोट कर लीजिएगा आप। अब हम बात करते हैं प्रांतीय परिषद की। इसमें क्या कुछ किया गया, प्रांतीय परिषद के अंदर क्या कुछ किया गया स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखिए, जो छोटे छोटे, जो बड़े से बड़े प्रांत थे ना,
जो बड़े प्रांत थे वहां पर बताया गया कि जो सदस्य है वो ज्यादा से ज्यादा 140 हो सकते हैं, मैक्सिमम, अधिकतम यानी कि अधिकतम 140 हो सकते हैं जो बड़े प्रांत है। और जो छोटे प्रांत है वहां पे कम से कम 60 सदस्य तो रहेंगे ही रहेंगे, न्यूनतम। ठीक है, 60 सदस्य न्यूनतम जो छोटे प्रांत हैं, और बड़े प्रांत है जो बड़े प्रांत है वहां पर 140 अधिकतम, छोटे प्रांत 60 न्यूनतम रहेंगे। ठीक है, और इसमें से 70% लोग निर्वाचित होते थे, 70% लोग निर्वाचित होते थे। ठीक है, 20% सरकारी सदस्य होते थे। सरकारी सदस्य क्या होते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, आप देख सकते हैं। 10% के जो सरकारी सदस्य यानी कि जो ब्रिटेन के थे वही वही, और 10% मनोनीत होते थे। ठीक है, ये मनोनीत होते थे, ये भी भारतीय ही थे। ठीक है, ये जो मनोनीत होते थे ना ये भारतीय ही थे, गैर सरकारी सदस्य ही थे ये 10%, पर मनोनीत इनको गवर्नर जनरल जो वायसराय थे वो करते थे। पर 70% निर्वाचित होते थे, 20% सरकारी सदस्य, 10% मनोनीत इनमें। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर विषयों का भी विभाजन किया गया। विषयों का विभाजन कैसे किया गया ये मैं साफ कर देता हूं एक बार। विषयों का विभाजन कैसे किया गया, इसके अंदर भाई दो तरीके बनाए गए। एक तो संरक्षित विषय, आप इसको आरक्षित विषय भी कह सकते हो, संरक्षित विषय या फिर आरक्षित विषय, और एक हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। अच्छा, और जो इसको जो प्रांतीय जो परिषदें थी इनको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो परिषद और दूसरी जो केंद्रीय प्रांतीय विधानसभाएं थी इनको भी दो भागों में बांट दिया गया, एक परिषद और एक मंत्रिमंडल। जो परिषद है जो उनपे जो वो तो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, और मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री होते थे जो कि व्यवस्थापिका यानी कि जो विधानसभा होती थी उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, इसके अंदर संरक्षित विषय के अंदर जो विषय थे जैसे कि आपके कानून व्यवस्था हो गई, कृषि हो गई, ठीक है, ये सब चीजें, वित्त के बारे में हो गया, कृषि व्यवस्था हो गई या कानून व्यवस्था हो गई, ये सब संरक्षित विषय में थे। ठीक है, और हस्तांतरित विषय में क्या, और ये गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। और ये काम हस्तांतरित विषय कौन देखता था, ये मंत्री जो निर्वाचित होकर आते थे, जो निर्वाचित होकर मंत्री आते थे वो हस्तांतरित विषयों को देखते थे। और हस्तांतरित विषयों को जो देखते थे इसके अंदर आपके जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ये सब हस्तांतरित विषयों में आते थे। ठीक है, तो आपका यही मोटा मोटा यही चीजें हैं, इसके अंदर और कुछ खास नहीं है। अच्छा, जो हमने पढ़ लिया, देखिए जैसे कि केंद्र के अंदर हमने बता दिया कि आपको 145 सदस्य होते थे। ठीक है, और राज्यसभा में 60 सदस्य होते थे, और निर्वाचक पद्धति प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, और जो अलग अलग पृथक निर्वाचक पद्धति अपनाई गई इसके अंदर, और इसके अंदर मताधिकार का ज्यादा प्रयोग किया गया भाई। इस अधिनियम के अंदर ज्यादा मताधिकार का प्रयोग होने लगा, महिलाओं को अधिकार दे दिए गए कुछ और वोट देने के। और प्रांत जो थे, प्रांत के अंदर अलग अलग विषय बना दिए गए। संरक्षित विषयों को जो है वो परिषद वाले संभालेंगे जो कि गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होंगे, और हस्तांतरित विषय मंत्री संभालेंगे जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपके कुछ ये मैंने आपको बताया था अभी, जो ये था ना, ये क्या बताया था मैंने, वो मेरे को खुद ध्यान नहीं अब, कि भी अलग अलग पार्ट्स में बांट दिए, मतलब इतने सदस्य, हाँ, छोटे प्रांत में इतने सदस्य होंगे, बड़े प्रांत में इतने सदस्य होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर और कुछ खास नहीं है। आगे हम करते हैं थोड़ा सा साइमन आयोग। एक साइमन आयोग आता है, उसके बाद में क्या आता है, साइमन आयोग। ये क्या था साइमन आयोग? साइमन आयोग क्या था स्टूडेंट्स? साइमन आयोग 1927 में आया था, 1927 में आया था भारत। साइमन एक व्यक्ति का नाम है, इसका पूरा नाम था सर जॉन साइमन।
सर जॉन साइमन इस व्यक्ति का पूरा नाम था। इसकी अध्यक्षता के अंदर 1927 में ये भारत आया आयोग। इसका कार्य था कि जब भारत का जो संविधान बनने की एक मांग उठ रही थी, तो उसके बारे में इसको जानकारी लेनी थी कि किस प्रकार अगर बनाया जाए तो कभी तो किस प्रकार बनाया जाए। ठीक है, ऊपर इसके अंदर सभी सदस्य ब्रिटिश के थे, यानी कि जो ब्रिटेन के सारे सदस्य इसके अंदर थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। अच्छा, इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपी। कब सौंपी इसने अपनी रिपोर्ट? 1930 में, ये खत्म हो गया शायद। 1930 के अंदर इसने अपने सर जॉन साइमन के आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके अंदर इसने कहा कि जो प्रांत है वहां पर भी सरकारी शासन की स्थापना की जाए, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए जो केंद्र के अंदर है। ठीक है, स्वायत्तता का शासन इसने बताया। ठीक है, और इसने ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना करने का कहा कि भी संघ की स्थापना हो। ठीक है, ये सब चीजें इसमें साइमन आयोग में थी। और इसकी जो इस पर विचार करने के लिए एक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जो कि ब्रिटिश भारत के लोगों के द्वारा, जिसके अंदर ब्रिटिश भारत के लोगों को बुलाया गया, यानी कि जो उनके प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया, देशी रियासतों के लोगों को बुलाया गया, और साथ में जो ब्रिटिश सरकार थी ब्रिटेन के अंदर वहां के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जो कि हम 1935 के अधिनियम के अंदर इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और एक इस अधिनियम के अंदर एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेश मंडल कह सकते हैं उसको। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। फोटो आ गई आपकी स्क्रीन पर, आप इनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी, और इसके अंदर 121 देशी रियासतों के सदस्य थे। इसका काम क्या था? इसका काम था कि ज्यादा से ज्यादा हमें सलाहें देनी है। सिर्फ इनका काम था परामर्श देने का, और कोई काम नहीं था इनका। परामर्श देना केंद्र सरकार को, और कोई काम नहीं था इनका। ठीक है, बस इस लेक्चर में इतना ही भाई, और कुछ खास है नहीं। अच्छा, और ये आपका अधिनियम लाया गया था जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, और कुछ सुधारों की मांगों को देखते हुए, कुछ सुधार चाहते थे भारतीय, उन सुधारों की मांगों को देखते हुए, होम रूल आंदोलन को देखते हुए, और साथ में जो प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, तो उसके कारण इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम लाया गया था। और इसमें कुछ काफी कमियां भी थी, और इस कमियों को पूरा भी नहीं कर सके ये हमारे, जो मतलब हमें सुधार चाहिए थे भारतीयों को, वो सुधार ही कंप्लीट कर भी नहीं सके। तो बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है, सहयोग आंदोलन, जो आपको हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।